तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए। शायद हम लोग लास्ट क्लास में एक बैटरी के द्वारा चार्ज कैसे दी जाती है इस पर डिस्कस किए थे, और एक बैटरी के द्वारा एक कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है इस पर डिस्कस किया था। और इस चार्जिंग प्रक्रिया में जो एनर्जी लॉस होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, और हमने दो कंडीशंस डिस्कस की थी। एक तो कि जब एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर को हम एक शेल से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रक्रिया में शेल कुछ एनर्जी सिस्टम को प्रदान करता है। एक्चुअली में सेल काम करता है और वही वर्क डन जो है एनर्जी के रूप में सिस्टम को प्राप्त होता है। तो जितना एनर्जी सेल के द्वारा सिस्टम को जाता है उस एनर्जी का आधी एनर्जी लॉस चली जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और साउंड, इस तरह से, और आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। और एक तो ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था कि हम एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिए, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज्ड हो गया, फिर हमने उस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद उसकी पोलैरिटी को उलट दिया, और फिर हम अपोजिट पोलैरिटी के साथ बैटरी को कनेक्ट किए। तो इस केस में हमें ये पता चला कि जो बैटरी के द्वारा ऊर्जा दी जाती है सिस्टम को, वो सारी की सारी एनर्जी लॉस चली जाती है। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, कॉपी में नोट डाउन करें, और आशा है कि आप शायद उसे पूरी तरह से समझ भी गए होंगे। तो हम आज उस क्लास को और आगे बढ़ा कर ले चलते हैं। आज की जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो ये है कि हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर के बीच में, पहला कंडीशन लेंगे, एक चार्ज्ड कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, क्या चीज़ बदलता है। और इसकी हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। एक कि जब जो बैटरी है, जो कैपेसिटर को चार्ज करने वाला बैटरी है, पहली कंडीशन कि बैटरी कनेक्ट ही रहे और डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए, और दूसरा बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करें और तब डाइलेक्ट्रिक को डालें। डाइलेक्ट्रिक डालना है, एक बार बैटरी के लगे रहने के साथ साथ डाल देना है, और एक बार बैटरी को काट के हटा देना है तब डालना है, और तब देखना है कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ में क्या क्या वेरिएशन आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन लेंगे कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे, या नज़दीक करेंगे, दूर करेंगे, बीच की दूरी को हम चेंज करेंगे, और इस प्रक्रिया में देखेंगे कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या क्या चेंज आते हैं। एक बार हम यहाँ भी बैटरी को लगे रहने देंगे, तब उसके बाद हम सेपरेशन को चेंज करेंगे, और दूसरा जब बैटरी को हम काट के हटा देंगे तब सेपरेशन को चेंज करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम आपको एक नोट दे रहे हैं, ये याद रखिएगा कि जब तक बैटरी कैपेसिटर प्लेट के साथ कनेक्टेड रहता है, as long as this cell is remain connected, as long as the shell is remain connected to the capacitor, टू दी कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को साथ जब तक शेल कनेक्टेड है, इट्स पोटेंशियल विल रिमेन सेम। उसकी जो पोटेंशियल है वो समान रहेगा। ये है पहला कॉन्सेप्ट कि जब तक शेल कनेक्टेड है, उसके
दरमियान अगर कैपेसिटर में शेल कनेक्टेड है और आप उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक डालो, सेपरेशन को दूर करो, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी को बढ़ा दो, दोनों के बीच की दूरी को घटा दो, परंतु शेल अगर कनेक्टेड है तो समझ लीजिए हर एक केस में डाइलेक्ट्रिक डालिए, डाइलेक्ट्रिक निकाल लीजिए, उसके बीच सेपरेशन बढ़ा दीजिए, सेपरेशन घटा दीजिए, कुछ भी कीजिएगा तो दो प्लेट्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। डाइलेक्ट्रिक के साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो है, डाइलेक्ट्रिक निकाल लेने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। ठीक है, तो शेल जब तक कनेक्टेड रहेगा उसकी पोटेंशियल जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस छूट गया है, आप यहाँ डिफरेंस कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल रिमेन सेम। और दूसरा इफ सेल इज डिसकनेक्टेड, अगर मान लो कि सेल डिसकनेक्टेड है, सेल कनेक्टेड नहीं है, सेल अगर कनेक्टेड नहीं है, देन द चार्ज ऑन प्लेट्स will remain same, plates will remain same। ठीक है, प्लेट्स में जो चार्जेस थे वो चार्जेस उनके वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज तब होते हैं जब उससे कोई चार्ज खींच ले या उसको चार्ज कोई दे दे, जब शेल ही नहीं है तो लेने देने वाला कोई नहीं हुआ, तब इस केस में हम मानेंगे कि जो प्लेट्स की चार्जेस हैं वो सेम मानी जाएंगी, सेम ली जाएंगी। तो ये दो बेसिक टर्म हैं जो याद रखिएगा। जो सेल कनेक्टेड है तो ये बातें होंगी, सेल अगर डिसकनेक्टेड है तो ये बातें होंगी। तो हम इसको हटाते हैं और अपने मुद्दे पर आते हैं और देखिए कि क्या हम एक एक करके पॉइंट्स को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो हम पहला लेते हैं कि पहला हम कंडीशन लेते हैं, इफ ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई ए शेल, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई ए शेल। एक कैपेसिटर को हम एक शेल से चार्ज कर दिए हैं and a dielectric is to be introduced between the charge plates। क्या करने वाले हैं जरा समझिएगा कि एक कैपेसिटर को हम शेल के माध्यम से चार्ज किए हैं और वो जो दोनों प्लेट्स चार्ज्ड हुए हैं कैपेसिटर के, उनके बीच हम डाइलेक्ट्रिक डालने वाले हैं। दो कंडीशन होगी, शेल लगे रहने देंगे तब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, सेल डिस्कनेक्ट कर देंगे तब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। सपोज कीजिए पहला हम कंडीशन लेते हैं कि इफ सेल इज डिसकनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, और पूरा दोनों प्लेट के बीच जितनी भी दरमियान है, जितनी भी वॉल्यूम है, उस पूरे वॉल्यूम में हम डाइलेक्ट्रिक को भर देंगे। जैसे ये मान लीजिए कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसकी C है। कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं अगर आपको इसका प्लेट एरिया दिया जाए और बीच की प्लेट्स की दूरी दे दी जाए तो हम इसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, A/0/d बोलकर। कभी कभी आपको C नहीं देगा तो क्या देगा, तो इस प्लेट्स का एरिया दे देगा और प्लेट्स के बीच की दूरी दे देगा। तो उसकी सहायता से हम इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बोलकर, और हम इस कैपेसिटर को एक शेल लगा करके चार्ज कर देते हैं। शेल का ईएमएफ जो है वो ई है, सेल का जो ईएमएफ है ई है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इस सेल से कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या बातें होंगी, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं कि शेल जो है चार्ज सप्लाई करेगा इस प्लेट्स पर प्लस क्यू, इस प्लेट्स पर माइनस क्यू, कैसे सप्लाई करता है, ये सारी बातें हम लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो हम मान के चलेंगे कि अब ये सब हम जान चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लेट्स पर चार्जेज आएंगी, जब चार्जेज होंगी तो इसके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, साथ ही साथ इसके रीजन में इस दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। ओके, तो ये सारी बातें होंगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बनेंगी, ये सारी बातें हम डिस्कस किए थे। तो हम यहाँ अब क्या करने वाले हैं कि हम इस सेल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कर दिया तो सेल डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या जो इसके पास चार्ज था वो वही रहेगा या बदल जाएगा? तो आपको इसका भी जवाब मालूम है कि ये जो चार्ज हो गया था वो वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके पास जो चार्ज हुआ वो है Q नॉट। नाउ द चार्ज इज Q नॉट एंड सेल इज डिस्कनेक्टेड। और इस हालत में अभी इनके बीच क्या है? हवा है, हवा है। तो इस केस में इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज तो हो गया Q नॉट, इस दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लेते हैं V नॉट। इन दोनों के इसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को C नॉट ले लेते हैं। पहले हम कैपेसिटेंस के बारे में लिख देते हैं, कैपेसिटेंस है C नॉट। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट, और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो है E नॉट, और इन दोनों के रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा पूरे सिस्टम के लिए, दैट इज U नॉट। These are the physical quantity involved with this charged capacitor। कि उसके पास चार्ज है Q नॉट, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C नॉट, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट, दोनों के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दैट इज E नॉट, और इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी असेंबल्ड है दैट इज U नॉट। तो यहाँ C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपेसिटेंस। V रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और U रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो अब ये सेल डिस्कनेक्ट हो गया है और इसके बाद की हालत में ये है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि इनके बीच डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं। इसके बीच जो है हम डाइलेक्ट्रिक को, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो चार्ज्ड है प्लस Q और इसके पास जो चार्ज है माइनस Q, हम इसके रीजन में डाइलेक्ट्रिक लाते हैं। ये बाबू लाते हैं, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, और इसको हम नीचे से या ऊपर से जैसे भी हो, हम इसको इसके भीतर इंसर्ट करते हैं, भीतर डालते हैं। और जब ये डाल देते हैं, जब हम इसके भीतर डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं और ये दोनों प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक अपना जगह पूरी तरह से जब बना लेता है, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो प्रश्न ये है कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो इसकी चार्ज है, इस प्लेट्स के जो चार्ज हैं वो हो जाते हैं Q। ऑफकोर्स ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इस प्लेट्स के चार्ज हो जाते हैं Q नॉट से चेंज होकर के Q हमने लिया है। इस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, डालने से पहले जो कैपेसिटेंस था C नॉट अब हो गया है C,
पोटेंशियल डिफरेंस था पहले V नॉट, अब हो गया है V। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों के बीच यहाँ हवा में था E नॉट, अब हो गया है E। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो यहाँ पर था U नॉट, अब हो गया है U। घटना को समझिएगा, बहुत ही ये टिपिकल नहीं है। बातों को समझने के लिए सबसे पहले ये कैपेसिटर था, इसको हम हटा देते हैं, जो लाइन दिख रहा है इसकी कैपेसिटेंस है C नॉट। हमने बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर लिया, चार्ज हो गया है Q नॉट। Q नॉट चार्ज होने के बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी से। तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद जो हमने बताया कि जो इसके पास बैटरी के द्वारा जो चार्ज दिया गया था वो चार्जेस उसके वही रहेंगे। तो Q नॉट इसके चार्जेस वही रह गए। अब हम इस कंडीशन में ये माना कि जो इसकी कैपेसिटेंस C नॉट थी वही रहेंगी। इस हालत में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का है V नॉट। इस हालत में जो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है U नॉट, और इस हालत में एनर्जी स्टोर है U नॉट। नाउ द डायलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स। जिस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। और अब जब हम डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंट्रोड्यूस्ड डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड, यू कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पर हम डायलेक्ट्रिक को डाल देते हैं। जब पूरी तरह से डायलेक्ट्रिक इसके भीतर घुस गया और तब हमने माना कि जो प्लेट्स के चार्ज हुए अब हो गए हैं Q नॉट से चेंज होकर के हुआ Q, कैपेसिटेंस C नॉट से चेंज होकर हो गया है C, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट से चेंज होकर हो गया है V, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट से चेंज होकर के हो गया है E, और पोटेंशियल एनर्जी जो है हवा में जब ये था, डायलेक्ट्रिक नहीं था तब वहाँ U नॉट था, अब यहाँ डायलेक्ट्रिक के बाद इसकी एनर्जी स्टोर्ड हो गया है U। एंड नाउ हियर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, C, V, E and U इन कंपेरिजन टू दिस। तो आइए हम यहाँ एक एक करके मान को निकालते हैं। सबसे पहली बात, C नॉट अगर हम आपसे पूछें तो क्या कहेंगे आप? तो मान लिया जाए कि ये प्लेट का एरिया है A, बीच की दूरी है D, इस प्लेट्स में चार्ज हो ना हो, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा अगर यहाँ हवा है तब। ऑफ कोर्स हवा है यहाँ पे। जब हम सेल से कनेक्ट किए तो इसके पास चार्ज था Q नॉट, तो डिसकनेक्ट होने के बाद भी चार्ज वही होगा जो यहाँ था। तो यहाँ क्या चार्ज था? तो Q इज इक्वल टू C इंटू E लिख सकते हैं। तो दैट इज C नॉट इंटू E, इतना इसके पास चार्ज होगा। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, बात करते हैं पोटेंशियल का। तो चूँकि जो कैपेसिटेंस यहाँ है, जो चार्ज यहाँ है, और इससे हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? E मिलेगा। ये ना पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर में ये तलक चार्ज होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका E के ही बराबर होगा जो E है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना? तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर देते हैं, तब पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अगर हमसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा Q नॉट बाई A एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा Q नॉट बाई A एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर हम D लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान हो जाएगा E नॉट इंटू डी। E नॉट इंटू डी। जब हम इस E नॉट इंटू डी का मान को यहाँ ला के रख देंगे तो क्या पता होगा जानते हो? तो यहाँ पर हो जाएगा Q नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ऐसा मान आएगा। और यहाँ से देखो तो इस D को अगर हम नीचे भेज देते हैं, इस D को बाबू नीचे भेज देते हैं, तो Q नॉट डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो जाएगा, क्योंकि D जब नीचे आएगा तो A इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा। और A एप्सिलॉन नॉट बाई D का मान तो C नॉट होता है, तो नीचे में C नॉट आ जाएगा। और Q नॉट बाई C नॉट दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू E।
तो आप निकाल करके लिखो, या नहीं तो हमें साफ साफ दिखता है कि जो यहाँ कितना चार्ज होगा, तो इस कैपेसिटर में तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के बराबर ना हो जाए। यही थ्योरी है। तो अगर इतना चार्ज होने के बाद इसकी पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो गया है, और जब हम इसको काट के हटा भी दिए हैं तब भी तो उसके पास चार्ज उतना ही है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही सेल के ईएमएफ के बराबर है, दैट इज ई। तो हमने और एनर्जी स्टोर्ड आप निकाल सकते हैं कैसे, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर कह सकते हैं, और वी नॉट स्क्वायर का मतलब हो गया ई स्क्वायर, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर हम पहले यहाँ लिख देना चाहते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ सी नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये था कि जब शुरुआत की हालत में ये सी नॉट है, ये क्यू नॉट है, ये वी नॉट है, ये ई नॉट है, ये यू नॉट है। अब जब हम डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो डायलेक्ट्रिक डालने के बाद सी नॉट का क्या होगा, ये सी कितना होगा बोल सकते हैं। प्लेट के बीच की दूरी तो वही है, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी वही है जो था, हमने तो दूरी को चेंज किया नहीं। प्लेट का एरिया जो यहाँ था वो एरिया भी वही है, बस एक डायलेक्ट्रिक आ गया है जिसका कांस्टेंट है के। तो अब इस केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि अब कैपेसिटर के प्लेट के रीजन में डायलेक्ट्रिक आ गया है। तो होगा कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, और जब आप इससे तुलना करोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो सी नॉट के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा के टाइम्स सी नॉट। और याद रखिएगा के किसी भी डायलेक्ट्रिक का हमेशा एक से ज़्यादा होता है। सबसे कम वैक्यूम का होता है जो 1 होता है, हवा का 1.006 के आसपास होता है जिसको हम 1 ही ले लेते हैं, बाकी किसी और दूसरे मटेरियल के लिए के का मान 1 से ज़्यादा ही होता है। तो मतलब ये हुआ कि डायलेक्ट्रिक डाल देने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है के टाइम्स। जो हवा में अगर मान लो 5 माइक्रोफराड था, तो अब जब डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स, के का मान अगर 4 है तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा और हो जाएगा 20 माइक्रोफराड। अच्छा, कैपेसिटेंस के बढ़ जाने का मतलब हम क्या समझेंगे? कैपेसिटेंस के बढ़ जाने का मतलब हम ये समझेंगे कि उस सिस्टम में, उस कैपेसिटर में चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई। उस कैपेसिटर में चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, इस सिस्टम की चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई है। अब ये ज़्यादा चार्ज भी रख सकता है, लेकिन कोई अगर उसको एक्स्ट्रा चार्ज दे तब ना रखे। यहाँ तो चार्ज सप्लायर को तो हमने काट के अलग कर दिया है, सेल को तो अलग कर दिया है। अब इसको तो कोई अगर, ऑफकोर्स इसमें चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई है, परंतु इसको कोई चार्ज दे तब ना इसका चार्ज चेंज हो। तो आप कहेंगे कि इसकी जो चार्ज होगी अभी भी वही होंगी जो पहले था, क्यू नॉट, दैट विल रिमेन सेम। चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई है जरूर, परंतु उसकी चार्ज नहीं बढ़ पाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको चार्ज देने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर ये बैटरी लगा रहता, डायलेक्ट्रिक डालते, चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई है और चार्ज मतलब चार्ज की भूख बढ़ गई है, और देने वाला भी, खाना देने वाला भी मौजूद है, सेल भी मौजूद है, तो सेल और फर्दर चार्ज सप्लाई कर देता, तो उसकी चार्ज चेंज हो जाती। परंतु यहाँ पर सप्लायर जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी चार्ज जितनी पहले थी उतना ही रहेगा। और हमने लिखा भी था नोट में कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हटा देंगे तो जो प्लेट्स के चार्जेस थे वो सेम रहेंगे। तो चार्ज की तो बात हो गई। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या असर
होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जब चार्ज वही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक भर गया है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ K आ जाएगा। और जो चार्ज है, जिस उस अवस्था में जो चार्ज है वो हवा रहता तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, अब डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ K मल्टीप्लाई हो गया। और Q की बात करेंगे तो Q कितना है, तो Q नॉट है। तो गौर से देखो, यहाँ पर देखो बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हवा में था तो था Q नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट साथ में आ गया। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E लिखेंगे, और यहाँ E नॉट का मान इतना हो गया ए Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट डिवाइडेड बाई K। तो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा K टाइम्स कम हो जाएंगी। देयर इज द सिचुएशन। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे और बैटरी को डिस्कनेक्ट करके हटा देंगे तो रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हवा में जो बन रहा था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाएगा। बात करते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज E इंटू डी, जो बीच की दूरी है, दैट इज इक्वल इंटू डी। तो आप गौर से देखो, प्लेट की बीच की दूरी जो है सो वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया है व्हाट इज इट, ई नॉट बाई के इंटू डी, और ई नॉट इंटू डी दैट इज वी नॉट, तो दैट इज वी नॉट। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का, वो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। के टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, दैट इज देयर। बात करते हैं एनर्जी का जो स्टोर्ड है, फॉर्मूला लगाते हैं हाफ C इंटू वी स्क्वायर, दिस इज। तो देखिए तो C का मान कितना हो गया है, C का मान हो गया K टाइम्स C नॉट, हाफ K टाइम्स C नॉट, और V का मान हो गया है V नॉट बाई K, तो V नॉट बाई स्क्वायर होगा तो K स्क्वायर नीचे भी होगा, एक के कट जाएंगे, और रिजल्ट के तौर पर जो हमें एनर्जी प्राप्त होगा यहाँ पे वो कितना होगा देखो, तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर बाई K एंड हाफ C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा K, दिस इज। तो एनर्जी स्टोर्ड भी जितना पहले था उसका K टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं दैट इज U नॉट डिवाइडेड बाई K। तो क्या क्या पता चला, तो पता ये चला कि जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ एक बढ़ रहा है K टाइम्स, चार्ज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स घट रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड भी K टाइम्स कम हो रहा है। तो आप यहाँ मिला लीजिए सारे, अगर कैलकुलेशन बिल्कुल सही हैं तो रिजल्ट यही होगा। आप रिजल्ट को सभी याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं और उसके अलग अलग रिजल्ट इन्वॉल्व हैं, तो आप रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। हाँ, कभी अचानक याद आ जाए, पड़ जाए तो ठीक है प्रैक्टिस के अनुसार, लेकिन आप अगर निकालना सीख लेते हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और इसके लिए बहुत अलग फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रक्रिया समझनी है। फार्मूला तो जितनी ज़रूरत की हो तो याद ही हो जाता है, Q इक्वल टू C इंटू V याद रहता है, कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D याद रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू है ना S, E डॉट S याद रहता है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ C V स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ Q इंटू V याद रहता है। ये कितना बार आप सवाल बनाने की प्रक्रिया में याद हो जाता है। तो फॉर्मूला वही काम करेंगे, बस इस फॉर्मूला को इस अवस्था से इस अवस्था में कैसे अप्लाई करनी है, उसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये बस आपको समझ के रखनी है, तो आप ये काम आराम से कर सकते हैं।
अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, आप इस बात को समझिएगा। शुरुआत में जब हम इस कैपेसिटर को शेल लगाकर चार्ज किए और जब हम इसको डिस्कनेक्ट करके अलग कर दिए तो इसके पास एनर्जी थी, वो है यू नॉट। और जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो डालने के बाद इसकी एनर्जी हो गई U, जो कि U नॉट बाई के आया, U नॉट बाई के आया। तो मेरा प्रश्न है कि एनर्जी बढ़ा या घटा या वही रहा? जरा देखें ध्यान से। के का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। मान लो कि U जो है वह है 200 जूल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं, और जो हमने डाला डाइलेक्ट्रिक उसका के का मान है 4, और जब हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट किए तो 200/4 आएगा, तो 50 जूल। तो शुरुआत में था 200 जूल, बाद में हो गया 50 जूल, एनर्जी बढ़ा घटा तो घट गया, 150 जूल की एनर्जी कम हो गई। मेरा प्रश्न है कि जो एनर्जी कम हुआ वो एनर्जी कहाँ गया? वेयर डज दिस एनर्जी गो? लॉस इन एनर्जी कहाँ गया? जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड था वो एनर्जी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कम हुआ तो एनर्जी कहाँ गया? क्या वो हीट में गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में गया, साउंड में गया, किस में गया? तो देखिए, जब भी हीट में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में या साउंड में, वो तब जाएगा जब दो डिफरेंट पोटेंशियल्स को हम टच करेंगे। टच करने से स्पार्किंग होगा, वहाँ से हीट जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जनरेट होगा, साउंड की चरचराहट पैदा होगा। बातें यहाँ हो रही हैं क्या? आपस में डिफरेंट पोटेंशियल्स की टचिंग यहाँ हो रही है? तो इसका जवाब है नहीं, ये बातें यहाँ नहीं है। तो आप एकदम डेड श्योर हो जाओ कि यहाँ जो एनर्जी में लॉस होगा वो ना हीट में होगा, ना साउंड में होगा, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होगा। अब जरा दिमाग लगाओ कि वो एनर्जी लॉस अब कहाँ होना चाहिए? ये बात तो तय है कि एनर्जी लॉस तो हो रहा है। तो एनर्जी लॉस देखो एक्चुअली में क्या होता है, तो काम करने में खर्चा हो जाता है। इस बात को थोड़ा यहाँ समझिएगा। ये कैपेसिटर के प्लेट जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये निगेटिवली चार्ज्ड हैं। जब ये डाइलेक्ट्रिक इसके भीतर हम लाने का प्रयास करेंगे ना, तो ये प्लस इस डाइलेक्ट्रिक में इस साइड नेगेटिव चार्ज और ये साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। ये डाइलेक्ट्रिक के इस सतह पर इस प्लस के कारण यहाँ नेगेटिव और इस माइनस के कारण इस डाइलेक्ट्रिक के सतह पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, और इसकी वजह से ये प्लेट इस डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ये इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, और एक नेट फोर्स वो इधर की ओर लगाना शुरू करेगा। ये फोर्स किसके द्वारा लगा? इस प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। इस दोनों चार्ज प्लेट के द्वारा इस डाइलेक्ट्रिक पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और ये प्लेट जो है ये डाइलेक्ट्रिक को ये खींच करके नीचे लाया। और इस प्रक्रिया में जैसे ही डाइलेक्ट्रिक का हल्का सा भी मुंह इस प्लेट के रीजन के भीतर में समाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में समाएगा, इंड्यूस चार्ज पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और ये इंड्यूस चार्ज उसको अपनी तरफ इंड्यूस चार्ज बनने के कारण ये प्लेट एक फोर्स लगाने लगेगा, और साथ में डाइलेक्ट्रिक में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन होंगे। यू कैन से वर्क डन बाय दिस सिस्टम कह सकते हैं। सिस्टम मतलब कैपेसिटर कह सकते हैं, ठीक है। तो यही वर्क करने में रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो खर्चा हो जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी लॉस गया है वो एनर्जी लॉस हीट में, साउंड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में खर्चा नहीं होता। यहाँ पर एनर्जी लॉस जो होता है इन फॉर्म ऑफ इन डूइंग दी वर्क डन। ये जब डाइलेक्ट्रिक को हम जरा भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जरा भी भीतर की तरफ इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक, ये आपकी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है,
ये नेगेटिव चार्ज है, और ये डाइलेक्ट्रिक जरा सा भी इसके मुहाने में आएगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस जनरेट हो जाएंगे, और ये प्लस इसको अपनी तरफ, ये माइनस इसको अपनी तरफ खींचेगा और एक नेट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू प्लेट्स। और इसके साथ साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन होगा। वर्क हुआ माने क्या हुआ? एनर्जी खर्चा हुआ। किसके द्वारा एनर्जी खर्चा हुआ? तो किसने काम किया? तो ये दोनों प्लेट ने काम किया। प्लेट ने अगर काम किया तो इसका मतलब एनर्जी खर्चा हुआ। ठीक है, तो एनर्जी जो उसके पहले जो भीतर में एनर्जी था वही रूप में खर्चा हुआ होगा। जो एनर्जी था वही ना खर्चा करेगा। तो इसके पास एनर्जी था U नॉट, और इसी प्रक्रिया में, यही खींचने की प्रक्रिया में वो कुछ एनर्जी को खर्चा कर देता है, और जब ये खींच लेता है तो इतनी एनर्जी उसके पास बच जाती है। तो हम इसी बात को यहाँ पर जिक्र कर देते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम मतलब, सिस्टम का मतलब आप समझ लीजिए जो कैपेसिटर है वो, वर्क डन बाय सिस्टम टू ब्रिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। ये वर्क डन का मान आपको हम बताने वाले हैं। और ये कितना वर्क डन आप कहेंगे, थोड़ा बताइए। तो शुरुआत में एनर्जी था U नॉट, और बाद में बचा U नॉट बाई के, दैट इज दिस, और घटा देते हैं तो U नॉट का मान आप लिख सकते हैं। यहाँ पर U नॉट का मान हम निकाले हुए हैं, हाफ C नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ C नॉट इंटू ई स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। U नॉट कॉमन हो जाएगा ना बाबू, तो U नॉट कॉमन हो गया। U नॉट का मान हाफ C नॉट इंटू ई स्क्वायर लिख दिए, और 1 माइनस 1 बाई के रह जाएगा। देयर इज दिस। तो यही जो एनर्जी लॉस हुआ है, वो लॉस जो दिख रहा है वो काम करने में खर्चा हो जाता है। अब हम यहां पर दूसरा कंडीशन लेते हैं, समझने का प्रयास करना है। दूसरा कंडीशन, हम ऊपर वाला बात को हटा देते हैं। दूसरा कंडीशन हम लेते हैं, इफ सेल इज रिमेन कनेक्टेड, इफ सेल इज रिमेन कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, और उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं। तो देखिए घटना यहाँ पर, हम इसको हटा देते हैं। देखिएगा घटना यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं। यही कैपेसिटर है, बीच की दूरी d है, प्लेट एरिया A है, सेल को कनेक्ट किया जिसके द्वारा ये प्लेट्स में चार्ज पहुँचे, चार्ज के मान Q नॉट आए, ये मान हुआ। और उसके बाद इस दोनों प्लेट के जो कैपेसिटेंस है वो है C नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में E नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस बीच का प्लेट का V नॉट, और एनर्जी स्टोर हुआ U नॉट, चार्ज जो इसके द्वारा दिया गया। और हम क्या करते हैं कि ये जो सेल है वो अभी भी कनेक्टेड है, सेल की जो EMF है वो E ही है। अब हम यहाँ पे इसको अब यहाँ पे जो वो कैपेसिटर है, जो सेल से कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स चार्ज्ड है, और हम इसी के रीजन में डाइलेक्ट्रिक को घुसाने वाले हैं। देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक हियर। नाउ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introducing between these two plates.
सवाल दोनों पूछे जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करने का भी या पहले से अगर घुसा हुआ है तो निकालने का भी। चीज़ें आप समझ लीजिए, हम इंट्रोड्यूस का सिखा रहे हैं, निकालने वाला भी सवाल ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक को हम इसके भीतर में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद मान लिया जाए ये आपकी प्लेट्स हैं और इसके रीजन में डाइलेक्ट्रिक को हमने डाल दिया और ये डाइलेक्ट्रिक इसके भीतर समा गया और बैटरी जो है वो अभी भी कनेक्टेड ही है भाई, बैटरी अभी भी कनेक्टेड ही है, बैटरी इजी, ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। प्रश्न ये है कि अगर बैटरी रिमेन कनेक्टेड रहे और हम जब इस डाइलेक्ट्रिक को इसके भीतर डाल देंगे तो इस प्लेट्स पे जो पहले चार्ज था Q नॉट, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इसके चार्ज क्या होंगे, Q कितने होंगे। इस प्लेट पे चार्ज है +Q, इस प्लेट पे चार्ज है -Q, कितना होगा। इस कैपेसिटेंस का मान कितना हो जाएगा। इस प्लेट्स के रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इसका आप कितना होगा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक। दैट इज द क्वेश्चन। तो कैसे आप यहां पर इस बात को डील करोगे अगर शेल रिमेन कनेक्टेड है तब। तो इस बात को फिर समझने का प्रयास करो। हम यहां से सबको हटाते हैं और एक एक चीज को फिर देखते हैं। हम एक एक चीज यहां पर निकालते चलेंगे। ये तो हुआ, ये तो वही रहेगा एज इट इज। कैपेसिटेंस का मान है A/0/d, कोई डाउट नहीं। चार्ज का मान होगा C0 × E, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच जो चार्ज है उसके अनुसार होगा Q0/A/0, बिल्कुल सही। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेल के EMF के ही बराबर होगा, आप इस तरह से बोल सकते हैं। और एनर्जी स्टोर्ड का मान यही होगा जो था, जो पहले था वही होगा। ठीक है, यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले बात कैपेसिटेंस की करते हैं। कैपेसिटेंस का मान होगा A/0K/d, इसमें कोई डाउट नहीं। प्लेट एरिया जो था वही है, जो प्लेट का एरिया था वही प्लेट एरिया है। बीच प्लेट की दूरी जो है d, वही दूरी d है। यहाँ हवा था तो कैपेसिटेंस A/0/d। अब ये डाइलेक्ट्रिक आ गया तो ε0K × d। तो मतलब आप कह सकते हो कि K टाइम्स यहाँ अभी भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। मतलब कहने का कि चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई। मतलब कहने का कि कैपेसिटेंस का पेट बड़ा हो गया, कैपेसिटेंस का भूख बढ़ गया, पेट बड़ा हो गया। और साथ में खाना देने वाला भी मौजूद है, चार्ज सप्लायर भी मौजूद है और उसको भूख भी लग गया है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज रखने की क्षमता भी बढ़ गई है, उसकी भूख भी बढ़ गई है और खाना देने वाला जो चार्ज देने वाला जो सप्लायर वो भी कनेक्टेड है, तो अब चार्ज सप्लाई होगा। अब इस केस में चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज अब केस में चेंज हो जाएगा और चार्ज का मान होगा अब C जो नया है इनटू सेल का EMF ही। C का मान कितना बना, तो बना K टाइम्स C0 × E। यहाँ पर कितना चार्ज था, C0 × E, दैट इज Q0, और यहाँ K टाइम्स हो जाएगा Q × K × Q0। अब इस केस में जो कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज होंगे बढ़ जाएंगे, K टाइम्स हो जाएंगे। K का मान अगर 4 है पहले से, तो 4 गुना ज़्यादा चार्ज इस कैपेसिटर के प्लेट्स पर आ जाएंगे, K × Q0। और इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो वही रहेगा, विल रिमेन सेम। V0 मतलब कि E के बराबर, विल रिमेन सेम। हमने आपको ये बात लिखाया भी है नोट में आज के क्लास का कि जब तलक शेल कनेक्टेड है उस प्लेट्स के रीजन, प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेंगे, तो उसकी जो EMF है वही रहेगी।
बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को गौर से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ई बाई डी, ई बाई डी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, तो ई इंटू डी होता है, तो ई का मान भी बाई डी लिख दिए। यहाँ पे देखिए भी बराबर ई इंटू डी, तो ई बराबर भी बाई डी। अब चूंकि हम यहाँ पर भी जानते हैं, डेट श्योर है कि इतना भी होगा, और प्लेट की दूरी वही डी है, तो हम ई का मान भी की सहायता से निकाल लिए। और भी कितना है, तो भी है ई बाई डी, और इसका मान देखिए तो वही होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले हवा में था, विल रिमेन सेम। मिला ही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्यू नॉट ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए ई नॉट इंटू डी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी इज इक्वल टू ई, तो ई नॉट बराबर ई बटा में डी, तो ई बटा में डी इज ई नॉट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही रहेगा। और आप यहाँ से पहले भी बोल सकते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं, और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी में भी कोई चेंज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना था वही रहेगा। तो कितना था, ई नॉट था, तो ई नॉट ही रहेगा। आप वो फॉर्मूला लगा कर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको, ये तो आप अगर उतार लिए हैं तो ठीक है, इसके अलावा हम इसका फॉर्मूला लगा करके भी इसका मान निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, तो जो चार्ज है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यही ना है, ठीक है। चार्ज का मान कितना है, तो चार्ज का मान है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के कट गया, क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट दैट इज सेम ई नॉट। देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं। बात एनर्जी की करते हैं, तो एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नाउ हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, फॉर्मूला है, ठीक है। हाफ सी का मान कितना है, तो के टाइम्स सी नॉट, एंड वी स्क्वायर का मतलब हो गया ई स्क्वायर। क्या दिख रहा है, एनर्जी का मान के टाइम्स अगेन बढ़ गया, के टाइम्स यू नॉट, और यहां पर एनर्जी का मान क्या हुआ, बढ़ गया। यहां पर एनर्जी का मान पहले क्या था, एनर्जी का मान के टाइम्स कम हो गया था, और यहां पर एनर्जी का मान के टाइम्स बढ़ गया। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी पहले सिस्टम में कितना है, यू नॉट, अब कितनी हो गई, के टाइम्स यू नॉट, के टाइम्स यू नॉट। तो बताइए कि एनर्जी कैसे बढ़ गया, क्या एनर्जी क्रिएट हो गया, इज द एनर्जी क्रिएटेड। तो यहां पर हम बात करते हैं इन दिस केस, इस केस में हम जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इसके भीतर में डालना शुरू करेंगे, इसके भीतर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना शुरू करेंगे, तो इस प्लेट के चार्ज में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और ये बदलाव कैसे होगा, तो बेसिकली सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़नी शुरू हो जाएंगी, विल गो ऑन इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस, और तो इसमें चार्ज रखने की क्षमता प्लेट में बढ़ती जाएंगी, और तब इधर सेल जो है उसको चार्ज सप्लाई इधर करता रहेगा। तो सेल के द्वारा चार्ज सप्लाई होगा इन दिस केस। तो इस केस में चार्ज फ्लो बाई सेल के द्वारा चार्ज फ्लो होगा। और सेल के द्वारा कितना चार्ज फ्लो होगा, तो सेल के द्वारा चार्ज फ्लो होगा, पहले तो क्यू नॉट था, और अभी जब पूरी तरह घुस गया है तो क्यू रह गया है स्थिर, तो क्यू माइनस क्यू नॉट, इतना चार्ज फ्लो होगा।
जब वो डाइलेक्ट्रिक भीतर घुसेगा तो इतना चार्ज फ्लो होगा। कैसे? मान लो कि इस कैपेसिटेंस के प्लेट्स में पहले था 50 माइक्रोकूलम, अभी हो गया 60 माइक्रोकूलम, तो कितना उसके चार्ज फ्लो हुए? 10। पहले 50 था, अब 60 हो गया, तो 10 ही ना फ्लो हुआ होगा। Q कितना है? K टाइम्स Q नॉट, K Q नॉट माइनस Q नॉट, चार्ज फ्लो का मान हो गया Q नॉट K माइनस 1। Q नॉट का मान हम निकाले हुए हैं, Q नॉट का मान C नॉट इंटू ई ला करके डाल सकते हैं। तो दिस मच इज द C नॉट इंटू ई K माइनस 1 इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। शेल अगर इतना चार्ज फ्लो किया तो इसका मतलब सेल के द्वारा वर्क हुआ, वर्क डन बाई शेल, वर्क डन बाई शेल। शेल अगर चार्ज फ्लो किया तो शेल के द्वारा काम होगा, और शेल के वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो चार्ज फ्लो इनटू ईएमएफ। चार्ज फ्लो का मान तो इतना ही है, उसमें ईएमएफ से गुना कर देंगे, तो क्यू फ्लो इनटू ईएमएफ करेंगे तो मान आ जाएगा सी नॉट ई स्क्वायर इंटू के माइनस 1। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न उठता है कि जो एनर्जी में बदलाव हुआ, कितना एनर्जी चेंज हुआ? एनर्जी कितना चेंज हुआ? पहले था यू नॉट, यू नॉट का मान है हाफ सी नॉट इंटू ई स्क्वायर, और अब हो गया है के टाइम्स यू नॉट, मैंने के टाइम्स एनर्जी इंक्रीज कर गया। तो ये एनर्जी किसने दिया? ये एनर्जी किसने दिया? अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए एनर्जी किसने दिया, एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, हम इसको हटाते हैं, क्योंकि आप ये सारी बातें तो समझ गए हैं, तो हम इसको हटाते हैं और हम यहाँ इस बात को डील करते हैं। ऑफ कोर्स एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी एनर्जी पोटेंशियल की बढ़ी? तो K इंटू यू नॉट फाइनल है और माइनस यू नॉट जो इनिशियल था, और ये कितना होगा? तो यू नॉट का मान यही है बाबू, हाफ सी नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू के माइनस 1, दिस मच। तो आप यहां गौर कीजिए कि इस प्रक्रिया के तहत, इस जो प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया में शेल ने इतनी ऊर्जा सिस्टम को दी, परंतु उसकी एनर्जी सिर्फ इतनी बढ़ पाई, तो बाकी एनर्जी का क्या हुआ? मतलब मेरा कहना है कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम डालना शुरू किए तो शेल जो है वो चार्ज सप्लाई करना शुरू किया, सेल एनर्जी देना शुरू किया, और सेल एनर्जी दिया कितना? तो इतना। तो जितना एनर्जी दिया उतना की ऊर्जा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन ऊर्जा में बढ़ोतरी सिर्फ कितना हुआ? तो इतना हुआ। तो बाकी ऊर्जा कहाँ गया? क्या ये भी हीट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में या साउंड में ऐसा कुछ खर्चा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब फिर वही है, दैट इज वर्क डन बाय सिस्टम। क्योंकि देखिए यहां पर भी कहीं पर दो डिफरेंट पोटेंशियल तो टच नहीं कराया जा रहा है ना। वो जो डाइलेक्ट्रिक हम डालेंगे, यही घटना फिर यहाँ, ये जो आपकी कैपेसिटर के बीच में ये जो शेल है, और जैसे ही हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डालना शुरू करेंगे, ऑफकोर्स चार्ज है इसके पास, और जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे तो ये चार्ज इंड्यूस यहाँ होगा, और ये प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक का, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वर्क डन होगा। और ये वर्क डन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वर्क डन यही कैपेसिटर के फोर्स के कारण किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हो कि जितनी ऊर्जा शेल ने दे रखी है एक्स्ट्रा, अगर उतनी ऊर्जा में बढ़ोतरी अगर नहीं हुई, इंक्रीमेंट अगर नहीं हुई,
कम हुई तो बाकी जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेस्ट बच गया है वो उस डाइलेक्ट्रिक को अपने भीतर खींचने में खर्चा कर देगा। दैट इज वर्क डन बाय सिस्टम टू ब्रिंग द डाइलेक्ट्रिक between the plates ओके। और कितना होगा आप ये थोड़ा अनुमान लगाइए। तो भाई इतनी ऊर्जा शेल ने दिया और इतना ही सिर्फ रह पे आया तो आधा ना हुआ, तो आधी ऊर्जा जो है वो वर्क में चला गया। तो हाफ C नॉट E स्क्वायर K माइनस 1 दैट इज दिस। ठीक है, देखिए यहाँ से ये इतना है और यहाँ पर आधा है, मतलब इतना ऊर्जा दिया गया था शेल के द्वारा और उसका आधा ही स्टोर करके इंक्रीज कर पाया। तो इसका मतलब है कि आधा ऊर्जा वो लॉस चला गया। और एक्चुअली में लॉस नहीं, वो एक्चुअली में वो काम करने में चला गया, खर्चा हो गया। तो यहाँ पर और इसके पहले वाला भी वर्क डन में देखिए तो एक अंतर है, यहाँ है K माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 1 बाई K है, दैट इज द डिफरेंस। तो अभी हमने इस सिचुएशन को एनालाइज किया है। आप एक एक बात को अच्छा से समझिए। अभी जो हम सिस्टम लिए हैं जिसमें कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्टेड ही रहने दिए हैं और इस प्रक्रिया में डाइलेक्ट्रिक को डाला गया है। अब हम इसको हटाते हैं और कहते हैं एक कैपेसिटर is charged by a shell and the separation between the plates is to be doubled। हम यहाँ पर एक कंडीशन ले लिए हैं कि हमें जो प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है उसको 2 गुनी करनी है। आधा भी कर सकते हैं, जो सेपरेशन है उसको हम कम भी कर सकते हैं। हम यहाँ जानबूझकर एक पर्टिकुलर कंडीशन लिए हैं, बढ़ाना है। सवाल जैसा देगा आप इसी तरह से उसको भी बनाइएगा। और प्लेट्स के बीच की दूरी को हमें 2 गुना करना है। कंडीशन यहाँ फिर पहला हम ले लेते हैं, इफ सेल इज डिस्कनेक्टेड, सेल को हम पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डबल्ड, और प्लेट्स के बीच की दूरी को हम डबल करते हैं। इफ शेल इज डिस्कनेक्टेड एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डबल्ड। ठीक है, कंडीशन है, ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के प्लेट का एरिया है A, बीच की दूरी है D, और हम इसको एक शेल से कनेक्ट करते हैं। शेल की EMF है E। ओके, तो ये प्लेट्स चार्ज होंगे, जितने चार्ज होंगे वो हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो शेल से इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके हटा लेते हैं, और डिस्कनेक्ट करके लो जी हटा लिया, हटा लिया, हटा लिया। अभी भी इसकी दूरी D है। अभी बस हमने सेल को इससे डिस्कनेक्ट किया है, चार्ज उसके जो थे वही रहेंगे, बीच का दूरी D है, प्लेट एरिया A है। और अब हम क्या करते हैं, इनकी सेपरेशन को 2 गुना करते हैं। जो सेपरेशन था उसके साथ हम इसका सेपरेशन को 2 गुना करते हैं, दैट इज 2D। 2D प्लेट एरिया है A, बीच की दूरी D।
समझने के लिए चार्ज तो क्यू नॉट है, इसके कैपेसिटेंस को हम सी नॉट ले लेते हैं, पोटेंशियल को भी नॉट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट ले लेते हैं और एनर्जी स्टोर्ड को यू नॉट ले लेते हैं। और अब यहाँ पर इसके चार्ज को Q, कैपेसिटेंस नया जो दूरी हो गया तो उसके कारण C, पोटेंशियल दूर हो जाने पर पोटेंशियल का मान भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E, एनर्जी स्टोर्ड U। हमें ये सारे मान चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो पहली बात हम यहाँ पर इसकी सारी बातें कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले C नॉट का मान क्या बोलेंगे आप बताएं? तो यहाँ पर C नॉट का मान बोलेंगे, हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, C नॉट का मान बोलेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई D। हम दोनों चीज़ करते चलते हैं इस केस में, जब ये प्लेट की दूरी, अब ये जो कैपेसिटेंस है ना चार्ज पर डिपेंड करता है, ना एनर्जी, ना पोटेंशियल डिफरेंस, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी नहीं। जब हम इसकी सेपरेशन को दोगुना कर लिए तब इस केस में इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो होगी A जो प्लेट एरिया है एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, क्योंकि अब दूरी तो 2D हो गया। तो अब इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा C नॉट बाई 2, कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा। और यही हम सेपरेशन को रिड्यूस कर देते, ये जो प्लेट की जो दूरी है ज़्यादा किया है, अगर हम कम कर देते तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता। तो यहाँ पर हम दूर किए हैं तो कैपेसिटेंस कम हो गया, 2 गुना दूरी किए हैं तो कैपेसिटेंस आधा हो गया, 3 गुना दूरी करते तो कैपेसिटेंस 1/3 हो जाता, C नॉट बाई 3 हो जाता। तो इस तरह से कैपेसिटेंस चेंज होते हैं। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस चेंज हुए थे, इसके पहले देखे दूरी के बदलने से भी कैपेसिटेंस चेंज हुए हैं। तो कैपेसिटेंस की बात हो गई। चार्ज क्यू नॉट, चार्ज क्यू नॉट कितना होगा? तो C इंटू ई, C नॉट इंटू ई जो चार्ज है। और याद रखिए सेल जब डिस्कनेक्ट हो गया है तो जो प्लेट्स पर चार्ज थे वो चार्ज वही रहेंगे, चार्ज विल नॉट चेंज। तो चार्ज यहाँ पर क्या होगा? तो चार्ज वही रहेगा, क्यू नॉट ही रहेगा, दैट इज C नॉट इंटू ई ही रहेगा, विल रिमेन सेम। जब बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो प्लेट्स के चार्ज एक समान रहते हैं, ये बात नोट में लिखा दिया है। तो चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या कहानी होगी? या इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट जो भी है चार्ज यहाँ का जो भी है बाई प्लेट एरिया ए एप्सिलॉन नॉट। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो चार्ज जो भी है प्लेट एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। और गौर से देखिए तो चार्ज क्या है? तो चार्ज क्यू जो कि क्यू नॉट ही है, दैट इज क्यू नॉट ही है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल रिमेन सेम। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज बिटवीन द प्लेट्स। ऑफकोर्स प्लेट की दूरी ज़्यादा हो गई परंतु चार्ज जो था वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस केस में? तो E नॉट इंटू डी। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, E इंटू सॉरी 2D, 2D। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, E नॉट ही रहेगा, दैट इज सेम। चार्ज का मान भी वही रहेगा, Q नॉट, दैट इज सेम। परंतु यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस बदलने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंस का मान हमें लगता है 2 टाइम्स हो गया है, दैट इज 2 टाइम्स V नॉट। जो यहाँ था पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुना हो गया है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 है ना, और E की जगह तो हो गया E नॉट, E की जगह तो E नॉट इंटू डी, E नॉट इंटू डी इज V नॉट, E नॉट इंटू डी इज V नॉट, 2 रह गया। बात एनर्जी की करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट इज हाफ C नॉट इंटू, या हम इसको ऐसे लगाते हैं Q स्क्वायर
बाई सी, है ना, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो फॉर्मूला हम चार्ज को इन्वॉल्व करके लिखे हैं, तो क्यू स्क्वायर बाई सी। इस केस में एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू तो वही है, चार्ज तो वही है, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। हालांकि हम यहाँ पर लिखना चाहिए क्यू स्क्वायर बाई सी, और फिर हम आगे लिखते हैं हाफ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, और सी का मान हो गया सी नॉट बाई 2, और 2 जो है ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 सी की जगह जो सी नॉट बाई 2 आया तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप गौर से देखो तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी नॉट, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी नॉट जो यू नॉट है, तो ये 2 टाइम्स यू नॉट हो जाएगा, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इस केस में बढ़ जाएंगे, एनर्जी इस का बढ़ जाएगा, दैट इज देयर। तो इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस आया, शायद आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब मेरा प्रश्न अगेन आपसे ये है कि शुरुआत में इसकी एनर्जी जो स्टोर्ड था वो था यू नॉट, जो इतना है, और बाद में इसकी एनर्जी हो गया 2 यू नॉट, मैंने प्लेट के सेपरेशन को 2 गुना ले गए तो इतनी एनर्जी हो गया, बढ़ा घटा डबल हो गया, बढ़ गया। तो ये जो एनर्जी बढ़ा, तो इसको एनर्जी किसने दिया, ये जो बढ़ा एनर्जी वो कहां से आया, इसको एनर्जी किसने दिया, वेयर डज दिस एनर्जी कम। तो इसका जवाब है कि जब तुम ये दोनों प्लेट को d दूरी से 2d दूरी कर रहे थे, तो क्या ये अपने 2d दूरी हो जाएगा, नहीं, आपको इसे पकड़ के, या तो आप इसको एक जगह रोक दो, इसको पकड़ के खींचो फोर्स लगाकर, एक्सटर्नली फोर्स लगाकर, तभी ना इसकी दूरी 2d होगा, अदरवाइज तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, छोड़ देने पर तो यूं ही वो नज़दीक होगा, दूर तो नहीं होगा। दूर करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको खींचना पड़ेगा। तो आप जब एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और साथ में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इसका मतलब आपके द्वारा काम किया जाएगा। यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स and giving some displacement along with this external force means you are doing some work, and that work you are doing will go in form of energy to the system. आप जो काम करेंगे वो सिस्टम में एनर्जी के रूप में जाएगा, और इसी वजह से इसकी एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस अवस्था से सेपरेशन D से 2D करने में एक्सटर्नल फोर्स को कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हम ऊपर में लिख देते हैं इस बात को। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है, देखो तो कहीं छिप तो नहीं गया है, छिप गया है। अब देखो, तो हम लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल फॉर separating the plates from D to 2D, that is equal to how much, that is how much, तो ये बराबर हो जाएगा जो बाद में एनर्जी उसके पास हुआ और जो शुरुआत में एनर्जी था, तो जितनी एनर्जी में बढ़ोतरी हुई जरूर वो एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम करने से इसको सिस्टम को मिला है, और ये बराबर यू नॉट होगा, और इसका मान आप कह सकते हैं हाफ क्यू नॉट स्क्वायर या सी नॉट इंटू ई स्क्वायर।
ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू नॉट का मान है ना सी नॉट इंटू ई, तो यहाँ पर सी नॉट इंटू ई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने इसी फॉर्म में इसको लिखा है, क्योंकि आपको सी दिया हुआ रहता है कैपेसिटेंस का और आपको ई दिया रहता है, तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये था पहला कंडीशन कि जब हम शेल को अभी काट के हटा दिए हैं और प्लेट्स के सेपरेशन को 2 गुना किए हैं। अब हम यहाँ पर सेम इसके पहले जो कंडीशन था वही लेते हैं कि बैटरी को कनेक्ट रहने देते हैं। इफ सेल इज रिमेन कनेक्टेड, सेल इज remain connected and separation between plates doubled, और प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है हम उसको डबल करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ये जो प्लेट्स को जो हम शेल से पहले काट कर हटा दिए थे, हटाना नहीं है। ये हमने कैपेसिटर जो अनचार्ज था इसको चार्ज करने के लिए एक शेल लगाया, इससे ये चार्ज हुआ। सेपरेशन बीच प्लेट की है डी, प्लेट एरिया है ए, और हम अब क्या करते हैं कि इसको डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, शेल को कनेक्ट ही रहने देते हैं। तो कनेक्ट रहने देने के बाद इस प्लेट की चार्ज जो थी जो यहाँ वही रहेंगी। मान लिया इसकी कैपेसिटेंस है सी नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस बीच का है भी नॉट, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स है ई नॉट। अब हम इसको, इस प्लेट को, शेल को लगे रहने देते हैं। शेल इज रिमेन कनेक्टेड और हम इस प्लेट्स को खींचकर दूर कर देते हैं। इस प्लेट को बाबू खींचकर D से 2D दूरी कर देते हैं। तब इस केस में मेरा प्रश्न है कि इस कैपेसिटर की चार्ज कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके प्लेट्स पर चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा। दीज आर द क्वेश्चंस अगेन यू हैव टू आस्क। तो कैसे निकालोगे? हाउ वुड यू कैलकुलेट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, बाकी को हम हटा देते हैं और एक एक करके यहाँ हम निकालेंगे। और इस बात को आप सीखने का कोशिश करना। देखो ध्यान से, प्रश्न है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो भाई कैपेसिटेंस तो बैटरी लगे, चार्ज हो ना हो, उससे तो कोई मतलब नहीं, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। और ज्योमेट्रिकल कंडीशन चेंज कर गया तो ए प्लेट एरिया एप्सिलॉन नॉट, अभी भी हवा है तो हवा के लिए 1 डिवाइडेड बाई दूरी हो गया 2D। तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस सी नॉट था अब कैपेसिटेंस इसका आधा हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। द कैपेसिटेंस विल रिड्यूस टू हाफ। ओके राइट। चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज का मान कितना होगा? तो Q इज इक्वल टू, अब देखो कैपेसिटेंस जब आधा हो गया तो चार्ज रखने की क्षमता आधी हो जाएंगी। जब कैपेसिटेंस आधा हो गया तो चार्ज रखने की क्षमता आधी हो गई, मतलब कि उसका पेट जो है वो सिकुड़ गया। पहले चार्ज की क्षमता जो थी अब उसकी क्षमता आधी हो गई, तो चार्ज जो उसका पेट है वो सिकुड़ गया, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो गई, आधी हो गई। और जब इसके पास मान लो 100 कूलम का यहाँ चार्ज था, अब ये 100 कूलम नहीं रख सकता, अब ये 50 ही रखेगा। तो मैंने तो पहले से 100 दिया था, अब क्या होगा? तो ये किसी और को दे देगा, अगर उसके साथ कोई कनेक्टेड है तो उसको दे देगा। इसके पहले चूंकि ये शेल कनेक्ट नहीं था तो नहीं दे पाया था, अपने ही पास रखा था, हालांकि चार्ज की क्षमता कम हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर वो शेल चूंकि कनेक्टेड है तो वो शेल को प्रदान कर देगा।
और चार्ज अभी के केस में कितना होगा, तो C इंटू ई, सी का मान कितना है, तो C0/2 इंटू ई, और C0 इंटू ई का मान है Q0। तो अब इस केस में चार्ज का मान हो जाएगा Q0/2। पोटेंशियल दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो वही रहेगा जो शेल के EMF के बराबर है, दैट विल रिमेन सेम एंड विल नॉट चेंज। हमने बताया है कि एज लॉन्ग एज दिस सेल इज कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। बात अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा V/2D, क्योंकि बीच की दूरी है 2D और V पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहाँ गौर से देखिए, क्या इसी रूप में यहाँ लिखा है, तो V का मान वही रहेगा, मतलब कि V0 ही रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V0 विल रिमेन सेम। तो V का मान हम V0/2D, तो V0/D को हम E0 कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आधा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बाबू आधा हो जाएगा। हमने तो यहाँ पर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को आधा निकाल करके लिया है। आप कोई और तरीका से भी इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो अगर हम चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करें, आप ये लिख सकते हो जो भी मिटाए हैं, चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करें तो चार्ज के रेस्पेक्ट में Q/A/0 होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का मान कितना हो गया, तो Q0/2 Q0/2 और A/0, दैट इज दिस, और Q0/A/0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज E0/2। तो इस तरह से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आधा प्राप्त होगा। तो पोटेंशियल हम निकाल लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं। एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएं, तो हम लगाएंगे 12C इंटू V²। V का मान तो वही रहेगा जो था, V के मान में कोई बदलाव नहीं है। C का मान आधा हो गया, तो 12C0/2 कहेंगे यहाँ C का मान, और V का मान वही है, दैट इज V0²। V0 का मतलब हो गया E², तो V0 का मतलब हो गया E²। तो अगर हम तुलना करते हैं शुरुआत की एनर्जी से, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, 12C0 इंटू E², तो 12C0 इंटू E², दैट इज U0। तो एनर्जी स्टोर्ड आधी हो गई भाई, दिस मच। तो मेरा प्रश्न ये है कि एनर्जी जो शुरुआत में था, U0, अब इसकी एनर्जी हुई U0/2, कम हो गया। तो एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। अगर हम इस बात को लिखें, डिक्रीज इन एनर्जी, इसको हम हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड। कितनी एनर्जी डिक्रीज्ड हुई, तो शुरुआत में U0 था, बाद में U0/2 बचा, तो आधी एनर्जी डिक्रीज्ड हुई, दैट इज दिस मच। और U0 का मान तो यही है, 12C0 इंटू E², दैट इज 1/4 कह सकते हैं, C0 इंटू E², दैट इज द एनर्जी डिक्रीज्ड। चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा नहीं होगा, चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो कहाँ से किधर होगा ये बताइएगा। यहाँ कितना चार्ज था, Q0, यहाँ कितना चार्ज हो गया, Q0/2 हो गया। तो चार्ज इस प्लेट से चल के वो शेल में ऐसे समा गया है, चार्ज फ्लो इनटू शेल कहेंगे, चार्ज फ्लो इनटू शेल कहेंगे। शेल के भीतर ही चार्ज घुसा है, और कितना चार्ज घुसा है, तो शुरुआत में चार्ज कितना है, Q0, बाद में कितना हो गया, Q0/2। ओके, तो मान हो गया Q0/2, और Q0 का मान यही है,
तो इसके मान घटाएंगे तो Q0/2 आएंगे और इसका मान होगा C0 इंटू E/2। दिस मच इज द चार्ज फ्लो। बैटरी के अंदर ही चार्ज घुस गया। हमने बताया था ना कि कभी सिस्टम में इतने ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं कि वो बैटरी से चार्ज लेने के बजाय बैटरी को ही चार्ज देने लगता है, जैसे यहाँ चार्ज दे दिया इसको। तो क्या होगा, तो इस केस में वर्क डन बाई शेल न हो के वर्क डन ऑन दी शेल कहलाएगा। और ये काम कौन करेगा, तो ये काम सिस्टम करेगा। तो आप इस बात को लिख सकते हो, वर्क डन बाई सिस्टम ऑन दी शेल। इसको हम मिटाना पड़ेगा, बढ़ गया है। कितना होगा, तो चार्ज फ्लो इंटू EMF, चार्ज फ्लो का मान हो गया C0 इंटू E/2 इंटू EMF, दैट इज हाफ C0 इंटू E²। तो आप यहां एक बात ये गौर करो, सिस्टम के द्वारा जो काम किए गए, सिस्टम ने काम किया माने क्या हुआ, सिस्टम एनर्जी खर्चा किया। तो सिस्टम कितनी एनर्जी खर्चा किया, तो सिस्टम इतनी एनर्जी खर्चा किया, हाफ C0 इंटू E²। ठीक है, परंतु सिस्टम में जो एनर्जी में कमी दिख रहा है, तो कमी इतना ही दिखना चाहिए था। जैसे ये सिस्टम जो है, जब हम इसको खींचे तो इसकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी कितनी थी, U0, और बाद में एनर्जी होगा U0/2। कैलकुलेट किए तो एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ 1/4 टाइम्स C0 इंटू E²। सावधानी से, ध्यान से। और हम जब इसको खींचे तो ये देखे कि जो शेल के अंदर में चार्ज घुस रहा है जबरदस्ती, ये प्लेट से इस सेल के भीतर चार्ज डाल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इस बैटरी के ऊपर काम किया जा रहा है। और बैटरी के ऊपर कितना काम किया जा रहा है, तो बैटरी के ऊपर इतना काम किया जा रहा है। और ये काम कर कौन रहा है बैटरी पर, तो ये काम कर रहा है ये सिस्टम, जो कैपेसिटर का ये सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो बाबू, कैपेसिटर के सिस्टम के द्वारा अगर इतनी काम की गई है तो उसमें खुद इतनी ऊर्जा की कमी होनी चाहिए। लेकिन इतनी ऊर्जा की कमी नहीं हो रही है, उसमें इतनी कमी हो रही है। आप मिलाइए इसको, बातें थोड़ी सोचने वाली है। मान लो कि तुम्हारे पास 100 जूल की एनर्जी है और तुम्हारे 100 जूल की एनर्जी में से तुम जो है 50 जूल की एनर्जी दे दिए, तो तुम्हारे पास 50 बचना चाहिए, 50 की कमी होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास 50 की कमी नहीं होती है, तुम्हारे पास 75 जूल की एनर्जी बचती है। तुम्हारे पास 100 था, तुम 50 दे दिए किसी को, तो तुम्हारे पास क्या बचना चाहिए, तुम्हारे पास 50 बचना चाहिए, तुम्हारे पास 50 की कमी होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास 75 बचता है। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया में कोई ना कोई कहीं कहीं से 25 जूल की एनर्जी तुमको एडअप किया है। तभी 50 देने के बावजूद भी तुम्हारे पास जो है अपना का 50 बचना चाहिए, वो 50, और 25 कोई अगर कोई दे दिया है तो मिलकर के 75 हो गया। तो यही बात यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप में वर्क डन सिस्टम के द्वारा इतना किया गया, मतलब इतना एनर्जी खर्चा हुआ, लेकिन उसमें एनर्जी बस इतना ही की कमी हुई। अगर हम C0 इंटू E² एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में मान लो 100 मान लेते हैं, 100 जूल, तो ये हो गया 100/2 50 जूल, और ये हो गया 100/4 इस 25 जूल। मतलब ये हुआ कि
तो 50 जूल की एनर्जी अगर खर्चा हुआ है तो कमी भी 50 जूल की होनी चाहिए थी, लेकिन 50 जूल की कमी नहीं हुई, सिर्फ 25 जूल की कमी हुई थी। इसका मतलब 25 जूल की एनर्जी किसी और ने एडप्ट किया है। और वो किसने एडप्ट किया है? तो यहाँ देखो, ये जो प्लेट्स जो हैं d दूरी से 2d कौन ले जाएगा? तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको खींच करके ले जाएगा। और यही जो एक्सटर्नल फोर्स ने जो काम किया वो एनर्जी के रूप में सिस्टम को प्रदान किया। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये बराबर कितना बोलेंगे? तो हाफ C0 इंटू ई स्क्वायर, ओके, -1/4 C0 इंटू ई स्क्वायर। और यहाँ से मान घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 C0 इंटू ई स्क्वायर। तो इतनी जूल, 50 जूल खर्चा हुआ, परंतु 25 जूल की एनर्जी ही कमी हुआ। तो इसका मतलब 25 जूल जो बाकी जो रेस्ट बच गया, 50 - 25 जो 25 रेस्ट बच गया, वो ज़रूर बाहर से किसी ने प्रदान किया। तो हम इसमें इसको घटा देंगे, तो जो एक्सटर्नल वर्क के रूप में ये एनर्जी सिस्टम को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस क्लास को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें ज़रूर, और इसमें जो इन्वॉल्व्ड जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आप समझें। और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी मिलते हैं। और अब आपको जब ये चीज़ें जब समझ में अच्छे से आ जाएंगी तो कहीं भी कोई चीज़ रटने वाली नहीं है, आप सब अपने दिमाग से उसको बना सकेंगे। सो इट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।